ये देखिए ब्लड आ रहा है, ब्लड, हाँ ब्लड, अब सही हो गया अब सही है। चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ देखिए, अब देखिए एएलपी एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग, एडवांस लेवल, ठीक है ना। तो अब 10 12 14 क्वेश्चन है बोर्ड पे, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर वो एक वाला क्वेश्चन जो फंस रहा था फिर वो लाइएगा, उसको डिस्कस करें, ठीक है ना। तो अब एकदम बहुत बढ़िया से देख लीजिए, फोर फोर्सेज, फोर फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एक्ट अलोंग द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD इन साइक्लिक ऑर्डर, तो यूज द वेक्टर मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, गौर से देखिए, चार फोर्सेज हैं, चार फोर्सेज हैं, वो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ABCD। कैसा स्क्वायर है? AB, ये देखिए ई का हो गया, ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है ना। इसमें चार फोर्सेस P ऐसे है, P ऐसे है, और 2P ऐसे है, देखिए 2P ऐसे है, फिर 3P ऐसे है, साइक्लिक ऑर्डर में है, और 4P ऐसे है। इस तरीके से फोर फोर्सेस एक स्क्वायर में साइक्लिक ऑर्डर में एक्ट कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात है? तगड़ा कॉन्सेप्ट है? ये क्या हो रहा है? ये कोई बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है? नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है यूज द वेक्टर मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। 3 4 5 सवाल के बाद फिर उसको लाइएगा। यूज द वेक्टर मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। वेक्टर मेथड लगाइए रिजल्टेंट फोर्स लगाने के लिए। हाँ, आप पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की यहां जरूरत नहीं है, वेक्टर मेथड को अप्लाई करके रिजल्टेंट फोर्स लगाइए। तो अब आप देखिए, ये बताइए कौन लगाएगा, हाँ उठाइए, बताइए कौन लगाएगा? लगा देंगे? चलो पीछे से बताओ, पीछे, सबसे पीछे से बोलो बोलो बोलो। हम्म, हाँ हाँ, अनइक्वल वेक्टर्स हैं, लेकिन ये से स्क्वायर के अलोंग लग रहा है, इसके अलोंग ये P लग रहा है, ये पूरी लेंथ P नहीं है, इसके अलोंग P लग रहा है, इसके अलोंग 3P लग रहा है, लेकिन ये है तो स्क्वायर ना। हाँ, तो वो वेक्टर से वेक्टर नहीं बता रहे हैं, ये एक स्क्वायर है, P फोर्स ऐसे लग रहा है, 2P फोर्स ऐसे लग रहा है, 3P फोर्स ऐसे लग रहा है, 4P फोर्स ऐसे लग रहा है। अब आप बताइए कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालेंगे, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 3P इधर है, P इधर है, तो स्क्वायर के ऊपर 2P फोर्स इधर लग गया, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इतना लगा। भाई शिफ्ट करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वेक्टर को शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक बोल रहे हैं। तो अब इसको करेंगे तो क्या शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस केस में देखिए 2P ऊपर है, 4P नीचे है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा? 2P नीचे, 2P नीचे लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर के ऊपर, इस स्क्वायर के ऊपर 2P फोर्स इधर लग रहा है और 2P फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 2√2P। ये बात सब लोग समझ गए? ये बात क्लियर हो गई? बोलिए। इससे तो अच्छे सवाल हम लोग उसमें ही लगाए थे, इससे अच्छे अच्छे, है ना। तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जरा पढ़िए। अच्छा, इसको कैसे कोई पढ़ेगा? अब देखिए, अ सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो जो जो दिया है वैसे वैसे कर दीजिए। एक सेल बोट है, वो 2 किलोमीटर, ऐसे इसको बनाइए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, बात समझ में आ रही है? ये है नॉर्थ और ये है क्या? साउथ। तो अ सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो 2 किलोमीटर ऐसे जाती है, कैसे जाती है? 2 किलोमीटर जाती है बेटा। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मत बोलो यार, साउथ ऑफ ईस्ट क्या होगा? जैसे 2 किलोमीटर यहां गई, ठीक है ना, और उसके बाद साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, ये साउथ ऑफ ईस्ट हो गया, ये साउथ ऑफ ईस्ट हो गया ना, इसके साउथ ऑफ ईस्ट ये है, इस पे ये 37 डिग्री पर
5 किलोमीटर जाती है। अगली बात ये कह रहा है ना बेटा, एंड फाइनली हैज एन अननोन डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद क्या है, अननोन डिस्प्लेसमेंट है। इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, देन द थर्ड डिस्प्लेसमेंट इज, कैसे निकालिएगा बताइए, कैसे निकालिएगा? अ सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो 2 किलोमीटर तो ईस्ट गई ऐसे, ये बात सबको समझ में आई। उसके बाद कह रहा है एंड 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसके बाद 37 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट। तो इसके बाद आप ये देखिए, तो ईस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, तो ईस्ट इधर है, तो इसके बाद अरे इसके साउथ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री ऐसे गया, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, बात समझ में आ रही है ना बेटा? पहले ऐसे गया फिर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट गया, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है? अरे ये गलत ड्रॉ हो गया, ये गलत ड्रॉ हो गया। जैसे मान लिया कि यहां से चला 2 किलोमीटर गया, और फिर उसके बाद यहां से ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो साउथ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री यानी ऐसे गया, ये कहने का मतलब, बात समझ में आ रही ना? और फिर कह रहा है कि साउथ ऑफ ईस्ट फाइनली हैज एन अननोन डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो नोन नहीं है। इधर देखो बेटा, वो नोन नहीं है। इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 6 किलोमीटर, ये क्या है, ड्यू ईस्ट है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इससे 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट यानी 2 किलोमीटर तो ये है ही, यानी इससे 4 किलोमीटर इधर क्या हो रहा है, लॉक हो गया। एलन का पेपर डिस्कशन देख रहे थे, उसमें यहां से ज्यादा लॉक हो रहा था, हमको बड़ी खुशी हुई, हमको लगा हम ही लोग नए नए हैं तो हम लोग से नहीं अच्छा हो रहा है। तो वीडियो वाला देखे तो वहां से जो पेपर डिस्कशन कर रहा था नीट का, उसमें हम लोग से ज़्यादा ये दिक्कतें आ रही थी, इत्तेफाक की बात रही होगी, है ना? तो अब आप देखिए, फाइनल इनिशियल पॉइंट से कितना होता है, 6 किलोमीटर, तो यानी 2 किलोमीटर ये है और 4 किलोमीटर ये है। फाइनल यहां आके लैंड करता है, फाइनल कहां आके लैंड करता है, यहां आके लैंड करता है, ठीक? तो पूछ रहा है कि जो लास्ट डिस्प्लेसमेंट है, जो अननोन डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, कौन बता देगा, कौन बता देगा? कैसे? हाँ, खड़े होकर बोलिए। हाँ, ठीक बोल रहा है। देखिए हम बताएं, अब अगर 37 डिग्री ऐसे आया और फिर वहां चला गया, तो पहले आप ये देखिए कि जब 37 डिग्री इधर आया तो कितना, इसके दोनों प्रोजेक्शंस निकाल लीजिए, दोनों प्रोजेक्शंस। तो ये वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, 5 cos 37 डिग्री, और cos 37 डिग्री क्या होता है, 4/5, तो यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन 4 है, ये वाला प्रोजेक्शन 4 है। तो यानी कि जिस पॉइंट पे वो पहुंचा, जिस पॉइंट पे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, जिस पॉइंट पे वो पहुंचा उस पॉइंट से अब इधर आगे नहीं जा सकता है, इधर आगे नहीं गया है, इधर आगे जाएगा तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट से उसका जो है 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट से वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट किया है, नॉर्थ की ओर इतना किया है, नॉर्थ की ओर इतना किया है। तो नॉर्थ की ओर इतना क्या होगा, इस ट्राइंगल से आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 5 sin 37 डिग्री। तो 5 sin 37 डिग्री यानी 3 किलोमीटर, तो इसको आप कह देंगे 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अननोन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। आंसर चेक करो बेटा, आंसर चेक करो, आंसर चेक करते चलिए।
3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ है ना। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इधर देखिए, बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा मैं टायर्ड भी हूँ, बहुत टिपिकल नहीं, इजी इजी क्वेश्चन है, अभी अभी सब लगेंगे। इधर देखिए, यहां से देखिए, सबसे पहले एक बॉडी 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट चलती है। इधर देखो, ये बात सब समझ गए, 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट चलती है, और फिर उसके बाद 5 किलोमीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट चलती है, यानी ऐसे चलती है। हाँ 5 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, 5 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट चलती है। बात समझ में आ रही बेटा? तो पहले ऐसे चली और फिर ऐसे चली, इतनी बात समझ में आ गई। पहले ऐसे चली 2 किलोमीटर, फिर ऐसे चली, और फिर कह रहा है कि एक अननोन डिस्प्लेसमेंट चलती है। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक अननोन डिस्प्लेसमेंट चलती है, और जिस जगह पर पहुंचती है वो जगह स्टार्टिंग पॉइंट से 6 किलोमीटर दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट से 6 किलोमीटर दूर है, तो 6 किलोमीटर दूर है, यानी 2 किलोमीटर तो ही हो गया, तो यानी यहां से 4 किलोमीटर है, यहां से 4 किलोमीटर है। तो इस वेक्टर का जब प्रोजेक्शन करेंगे, इस वेक्टर का जब इधर प्रोजेक्शन करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 आएगा, यानी अननोन डिस्प्लेसमेंट फिर इधर या इधर नहीं है। अननोन डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर या इधर नहीं है। तो अननोन डिस्प्लेसमेंट फिर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर आ जा रहा है। तो 3 किलोमीटर ड्यू ऑफ नॉर्थ, समझ में आ गया? क्लियर है? बोलिए, बहुत टफ नहीं था, बहुत टफ नहीं था, तो क्लियर है दोनों क्वेश्चन। चलिए, 2 क्वेश्चन धीरे धीरे बने, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा आत्मविश्वास आया, बॉल बल्ले पे आई। अभी धीरे 3-4 सवाल के बाद मैं फिर से फ्लो को मैं अटेन कर लूंगा। बात समझ में आ रही ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जरा बताइए कैसे होगा। इससे बढ़िया क्वेश्चन आप पहले लगा चुके हैं। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स u एंड v इज परपेंडिकुलर टू u। 2 वेक्टर u और v हैं, देखो 2 वेक्टर u और v हैं। ये क्या हो रहा है, 2 वेक्टर u और v हैं, और इनका रिजल्टेंट जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, u के। ये बात सब लोग समझ गए? 2 वेक्टर u और v हैं, और इनका रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है, u के। यही बात कह रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यही बात कह रहा है ना। बोलो भाई, देखिए थोड़ा बाद में फोन करना बेटा। हाँ अच्छा रखो, बाद में करना, वो ले आएंगे, हम सामान ले आएंगे, है ना। तो अब आप देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, इसको कर दें स्विच ऑफ। अब देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स u एंड v इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर u। ये बात सब समझ गए? तो ये फिगर बनेगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। तो वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का हाफ क्या है, वेक्टर r का। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v। तो और u और v के बीच एंगल क्या होगा, u और v के बीच एंगल होगा a एंगल, a एंगल। बात समझ में आ रही ना? u और v के बीच एंगल क्या, कितना होगा, ये वाला एंगल। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक। अब ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को देखो, ये देखो ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा कितना होगा, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा होगा v/2/v, तो 1/2। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और जब अल्फा 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 है। अल्फा निकल गया 30 डिग्री, और ये एंगल पूछा है तो पूरा 180 है, तो अल्फा अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना है, 150 होगा। बात समझ में आ गई ना? 3 रन आ गए, 3 रन आ गए। उसको एकदम आखिरी में पूछना वाला सवाल, मूड बन जाएगा तब तक, ठीक है ना। 3 रन आ गए, ठीक है। 2 बार ट्राई किए, वो क्वेश्चन लगा नहीं, इतना कठिन तो नहीं था वो, इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं था वो पहले वाला। तो देखो, अब नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन, ये सबको समझ में आया बेटा?
कहाँ है? समझ में आया ये? बढ़िया से, एकदम अच्छे समझ में आया, ईमानदारी से बोलो बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए, लेट द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी 0। अगर 3 फोर्सेज हैं, अगर 3 फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड इतना है, ध्यान से देखिए, अगर 3 फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड इतना है और उनका रिजल्टेंट 0 है, गौर से देखो बेटा, 3 फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड इतना है और उनका रिजल्टेंट 0 है, तो ऐसा कब होगा? हाँ ऐसे, हाँ साइक्लिक, फट से बोलिए, साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तभी तो होगा, तभी तो होगा। और देखिए आप मैग्नीट्यूड को देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये 5, गौर से देखो, और ये कितना है? ये है 12, थोड़ा और बड़ा बना दें, ये 5 है, ये 12 है, और ये कितना होगा बेटा? 13। 3 फोर्सेस साइक्लिक, देखो 3 फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 0 है, तो और 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, और तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है, तो मैग्नीट्यूड दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, साफ दिख रहा है। और इनका रिजल्टेंट 0 है, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में है। तो साइक्लिक ऑर्डर में का मतलब क्या है? एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और अगला फोर्स ए है, ये है कि नहीं? बोलो भाई। अब बोला है कि इफ साइन 23 डिग्री, अगर साइन 23 डिग्री बराबर 5/13 है, साइन 23 डिग्री की वैल्यू 5/13 है, तो यानी कि ये एंगल 23 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 23 डिग्री। नहीं बेटा, ये वाला एंगल 23 डिग्री, इस एंगल का ये वाला एंगल 23 डिग्री है, तभी तो साइन 23 डिग्री 5/13। बात समझ में आई? नहीं, अभी एंगल वेक्टर के बीच का नहीं निकाले, अभी केवल ये ट्रायंगल के ये एंगल 23 डिग्री है, ये एंगल 23 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? देखिए इधर देखिए, बीच में बात नहीं करिए बेटा, ये एंगल केवल निकाले क्योंकि साइन 23 डिग्री की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एंगल 23 डिग्री है। यहां तक की बात चलो समझ गए? समझ में आई सबको? समझ में आ रहा है? बोलिए भाई। तो फाइंड द एंगल बिटवीन 5 न्यूटन फोर्स एंड 13 न्यूटन फोर्स। तो 5 न्यूटन फोर्स और 13 न्यूटन फोर्स, ये इसके और इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, इसके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो इसके और इसके बीच का एंगल क्या होगा? इसको आगे जैसे 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है, तो उनको सेम पॉइंट से ड्रॉ करिए, तब ये एंगल होता है। बात समझ में आ रही ना? इधर देखो, 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो सेम पॉइंट से ड्रॉ करिए, तब ये एंगल होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर 5 और 13 न्यूटन के बीच, 5 और 13 न्यूटन फोर्स के बीच एंगल निकालना है, तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ए एंगल पूछ रहा है, इसको एक्सटेंड करिए तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, हैं? देख लेते हैं, समझा के देख लेते हैं। ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा, ये एंगल थीटा पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना? तो अब देखो, गौर से देखो, इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये 90 है, ये 23 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 67, 3, 70, 90, ये 67 होगा। और ये 67 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 67। और 180 माइनस 67 कितना होगा? 67, 3, 70 और 80, 113 डिग्री। आंसर चेक करो बेटा, आंसर चेक करो, सही है, इट इज करेक्ट। समझ में आया सबको? बोलो बेटा। आरपीएम क्या कर रहे हैं? फिर अंत में कह देंगे कि कुछ नहीं समझ में आया। जब देखेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, मान लीजिए छूटा है, तो पुराने वीडियो से, अभी आप नए हैं तो छूटा है, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, नहीं आएगा। चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, क्या बात है? कभी लगा लेते हैं, अभी उतार के रख दिए, लगाइए उस चश्मा, पढ़ने के लिए तो लगाइए, तो फिर क्यों लगाए हैं? देखिए इधर देखिए, अभी आप नए आए हैं तो पुराना 10-12 क्लास हो चुके हैं ना, वो सारा कितना वीडियो देखिए अभी आप, तो
कब देखेंगे, देख लीजिए, मैक्सिमम 3 डेज टाइम है, पुराना देख लीजिए, जो डाउट हो वो पूछ लीजिए, और फिर जब रिवाइज करेंगे तब देखिएगा। और यहां ध्यान से देखिए, कुछ तो समझ में आएगा। अच्छा अब देखो बेटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 113 डिग्री। आंसर आ गया, सबको समझ में आया, एकदम इत्मीनान से आया कि नहीं आया, आ गया। तो चलिए 4 क्वेश्चन लग गए, थोड़ा और आत्मविश्वास आया। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड। अब देखिए इसमें दिया है कि 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। देखो बेटा, 2 वेक्टर ए और बी हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। फिर कह रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज डज द वेक्टर ए प्लस बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर ए और बी। बोलिए, हलवा सवाल है, हलवा वो भी आटे का। तो देखिए, 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज डज द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड एज ए और बी, व्हेन डज द वेक्टर डिफरेंस दिस हैव दिस मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे बताइए, कब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये क्या हो रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना। देखिए सुनिए, वीडियो से पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं, वीडियो से पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। जरा देखिए, मान लिया 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो है, आपको रिवाइज करना है। आपने कान में लगा लिया, शांत जगह बैठ गए, कलम पेन लेकर, क्वेश्चन आया पहले खुद का दिमाग लगाया, ये नहीं कि सोल्यूशन देखा, उसको पॉज करके खुद का दिमाग लगाइए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो सोल्यूशन देखिए, बात समझ में आ रही है ना, तो सोल्यूशन देखिए, और जो चीज एकदम अच्छे से आ रही है इसमें फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आप 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो 15-20 मिनट में देख लेंगे। और लिखने में तो टाइम लग रहा है ना, डबल एफर्ट मत लगाइए, यहाँ फोकस करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट नहीं करिए अगर ये आपके मॉड्यूल में नहीं है तो। अच्छा देखिए, ये 2 वेक्टर ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज डज द वेक्टर ए प्लस बी हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर ए और वेक्टर बी। बताइए भाई, कब ऐसा होगा, हाथ उठाइए। खड़े होके बताइए, खटाखट कैसे कैसे क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन बताइए, लाइन ऑफ एक्शन, खड़े होइए फट से। आंसर सही बोल रहे हैं, बैठे रहिए। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये ए या बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए दिस बराबर ए, दिस बराबर ए, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर दिया है। तो अब इसका जब मॉड लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम भी ए स्क्वायर मान लिए, फिर ट्वाइस A1 A2 कॉस थीटा बराबर ए, फिर इसको स्क्वायर कर दिए तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर। आ गया, बोलो बेटा, आया कि नहीं। तो उससे आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया ना, तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर -1/2, और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब समझ में आ गया। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो वो बात होगी जो पहले कंडीशन में कह रहा है। समझ में आया बेटा, समझ में आया, खूब बढ़िया समझिए, ठीक है ना, खूब बढ़िया समझिए। शुरू का 4 चैप्टर 100% क्वेश्चंस को 4 बार लगा लीजिए, और उसके बाद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तब तक आपका दिमाग सेट हो जाएगा, पिच पे आप सेटल डाउन हो जाएंगे, और फिर बड़े कंफर्टेबली आप बॉलों को खेलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है ना।
और रिवाइज करना है तो वीडियो से, वैसे मैंने कहा पॉज कर करके देख देख के रिवाइज करिए। आपका पूरा लाइफ लॉन्ग रिटर्न है, आपका लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डेड चीजें हैं। और जो चीज, जो क्वेश्चन आपको बहुत तेजी समझ में आया उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। कैसे आ रहा है आप इधर देखिए, वेक्टर मॉड ऑफ ए प्लस बी ए के बराबर। कुछ गलत की होंगी ना आप। हाँ तो फिर ये स्क्वायर ऐसे कट गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो कॉस थीटा बराबर -1/2, थीटा बराबर 120 डिग्री। उड़ी बाबा, यहां भी चेन रूल है। देखिए ये इस क्वेश्चन को भी चेन रूल से लगा रही थी, दिक्कत ये थी। तो देखिए हो गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखिए, व्हेन डज द वेक्टर डिफरेंस हैव दिस मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ए के बराबर कब होगा, कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल सही। देखिए मुंह जवानी वो सब लगा ले रहे हैं, वो सब मुंह जवानी लगा ले रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है। तो जब अगली बात ये कह रही है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड बराबर वेक्टर ए के मॉड के बराबर या वेक्टर बी के मॉड के बराबर कब होगा, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा बराबर ए। अब फर्दर इसको स्क्वायर करेंगे और ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, तो ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर। अब जब उधर जाएगा तो माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2, और कॉस थीटा बराबर 1/2 का मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए मुंह जवानी मार दे रहे हो सब, मुंह जवानी मने में सोच के बता दे रहे हैं, ये होगा खट से ऐसे। समझ में आया बेटा, क्लियर है? सर बोलिएगा, एकदम बम बम है, क्वेश्चंस लग रहे हैं। सुनिए, मेडिकल के लिए वो वाला मॉड्यूल और इसके लिए वाला मॉड्यूल पूरा पूरा छापेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। और उतना ही करना है, ये नहीं कि अगर हमसे हमसे फास्ट कुछ लड़के लगा लिए तो पता लगा कि इधर उधर कूदने लगे। सुनो, इधर उधर नहीं, बल्कि और चैप्टर पढ़ लीजिए, अगर पहले लगा लिए तो वही इतनी चीज 5 बार लगाना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट पी और क्यू क्या है, आर के बराबर है, ठीक है ना। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज डबल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आल्सो डबल्ड। व्हेन डायरेक्शन ऑफ क्यू इज रिवर्स्ड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज अगेन डबल्ड। फाइंड पी रेशियो क्यू रेशियो आर। कौन लगाएगा इसको? खतरनाक सवाल, डेंजरस सवाल, कौन लगाएगा? बोलिए बोलिए, कौन लगाएगा? पहली बात कहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p प्लस क्यू किसके बराबर है, r के। दूसरी बात कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ q इज डबल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ q इज डबल्ड, ये कह रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फिर डबल हो जाता है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ q इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ q इज रिवर्स, यानी p माइनस क्यू रिवर्स फ्रॉम इस इनिशियल कंडीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज अगेन डबल्ड, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज अगेन डबल्ड, एक कह रहा है, एक कह रहा है, देखिए एक कह रहा है। जब q का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फिर क्या होता है, डबल हो जाता है। एक कंडीशन कह रहा है, एक कंडीशन कह रहा है, बात समझ में आ रही ना। अब फिर आपसे कह रहा है फाइंड पी रेशियो क्यू रेशियो आर, और फिर क्या निकालना है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। कौन निकालेगा बताओ, कैसे निकालोगे? बोलो, सारी कंडीशन पुट कर दो, सारी कंडीशन पुट कर दो। आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब 2r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और तीसरा देखो कि 2r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? इक्वेशन 3। अब P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू पूछा है, तो इसी में खेल करिए भाई। कंडीशन पुट कर दिया, जो सवाल की कंडीशन है वो उस कंडीशन से हमने, ये 3 कंडीशन यहां आ गई। बात समझ में आ रही है? अब इन 3 कंडीशन के हिसाब से मैंने 3 इक्वेशन बना लिए। अब इसी में खेल करिए, और खेल करते करते आपका P रेशियो Q रेशियो R निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो भाई। तो खेल करिए, खेल करते हैं। तो सबसे पहले ये 2r है, ये 2r है, तो यानी ये साइड बराबर होगी, स्क्वायर करेंगे तो भी बराबर होगी। तो इधर आ गया p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो p स्क्वायर कट गया ना। तो अब इधर जब ये इधर आ गया तो हो गया 3q स्क्वायर, आ गया ना बेटा? 3q स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6pq कॉस थीटा, ये आ गया। तो q इससे कट गया, q इससे क्या किया, 1 कट गया, और 3 2 या 6 कट गया। तो q बराबर कितना आ गया, माइनस ट्वाइस p कॉस थीटा। q बराबर कितना आ गया, माइनस ट्वाइस p कॉस थीटा। अब Q की वैल्यू अगर कहीं सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो Q तो खत्म हो गया, तो P और R के बीच रेशियो आ जाएगा। अगर Q की वैल्यू यहां पे आ गई माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस, देखो तो Q की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दोगे माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, Q की वैल्यू पुट कर दोगे अगर इसमें, ठीक है ना, तो थीटा तो बचा ही, थीटा तो बचा ना, थीटा तो बच रहा है ना। थीटा को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, थीटा को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब एक काम करो कि इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इहो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना। तो अब ये 2r बराबर 2r, तो फिर इसको इक्वेट कर दो, फिर इसको इक्वेट करो, तो फिर एक और इक्वेशन आएगा, फिर एक और इक्वेशन आएगा। तो फिर उस इक्वेशन का जब रेशियो लोगे तो थीटा उड़ जाएंगे, और जब थीटा उड़ जाएंगे तो क्यू और पी का रेशियो आ जाएगा ना। इलिमिनेट कर देना है, इलिमिनेट करना है। देखो इलिमिनेट कर दो तो रेशियो आ जाएगा। अब देखो मैं करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा देखो, इधर देखो भाई। एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट कुछ और लगता है, कॉन्सेप्ट वही लगता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करने का टेक्निक, थोड़ा सा मैनिपुलेशन की टेक्निक जो प्रैक्टिस से आती है, ऐसे नहीं कि बाई बर्थ को लेके पैदा होता है। ऐसे आप 100-200 सवाल किए रहते हैं तो आपका दिमाग मैनिपुलेट करना सीख जाता है। बात समझ में आई? तो मैनिपुलेट करके आपको थोड़ा सा करना है, बेसिक्स वही रहते हैं। बात समझ में आ रही ना? इधर देखो, अब क्या करोगे बेटा, एक तो ये आ गया, अब इसको बराबर कर दो। ये तो पेज ही खत्म हो गया, ये तो यही खत्म हो गया। इसमें कैसे किया जाए, स्लाइड कैसे करेंगे, ऐसे नेविगेशन कहाँ है, ये ऐसे। अब ऊपर करें, आइए करिए, ये, हाँ आइए करिए, फटाफट करिए इसको भाई।
अरे बस 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 बस, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ, अब थोड़ा सा और कर दीजिए। हाँ चलिए, अब देखिए खेल। हाँ, पेन ये है, करंट नहीं ना मारता है ये, करंट जैसा मारा, देखिए। अब देखिए, अब इसमें देखो बेटा, अब इसमें देखो, इसमें देखोगे तो दिस बराबर दिस हो जाएगा, दिस बराबर दिस, तो दिस बराबर दिस होगा। तो कौन सा कलर करें, कौन सा कलर करें, व्हाइट कर लें? अच्छा, ये कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये बराबर ये कर दे रहे हैं, ये बराबर ये करके स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस पी स्क्वायर। इसको बराबर ये कर दे रहे हैं, देखो इधर देखो भाई, बराबर इसको करके स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4p² प्लस 4q² प्लस 8pq cos थीटा। क्या आ जाएगा? 8pq cos थीटा। और ये बराबर हो जाएगा p² प्लस q², p² प्लस 4q², p² प्लस 4q² प्लस 4pq cos थीटा। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? बोलो बेटा। अब देखो, एक काम करो, P और Q का रेशियो यहां से निकल जाएगा। देखो, P और Q का रेशियो यहां से निकल जाएगा। इसमें से क्या आया था? cos थीटा बराबर Q अपॉन माइनस ट्वाइस P आया था। तो cos थीटा को रिप्लेस कर दो। ये जब p² इधर से आएगा तो ये हो जाएगा 3p²। कितना हो जाएगा? 3p²। और 4q² तो खड़े खड़े इसको ले बीतेगा, खड़े खड़े ले बीतेगा, ले बीता तो ले बीता तो आ गया 3p² 3p² प्लस 8, देखा 3p² प्लस 8pq, 3p देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया और p² आया तो 3p² आ गया। अब देखो 8pq 3p² प्लस 8pq cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, q अपॉन माइनस ट्वाइस p, तो माइनस ट्वाइस p इससे कट गया, कट गया ना बेटा? बोलो, कट गया? बोलो भाई। अच्छा, अच्छा, ये एक मिनट शोर नहीं करो भाई, ये कितना हो गया? हाँ ये, रुक जाओ। हाँ, हाँ, ये जब इधर आएगा तो 4pq cos थीटा हो जाएगा, तो यहां पे 4 कर दो और दिस बराबर 0, दिस बराबर 0। तो अब जब ये इधर आएगा तो 3p², ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3p² इज इक्वल टू 4q² बाई 2, 2 2 या 4, तो 3p² इज इक्वल टू ट्वाइस q², तो 3/2, तो उसको फिर कर दोगे 2/3, 2/3 इज इक्वल टू p² बाई q²। दिस इंप्लाइज दैट p रेशियो q इज √2 रेशियो √3, p रेशियो q इज √2 रेशियो √3। आ गया ना? अब इसी तरीके से वो भी आ जाएगा, इसी तरीके से है। माइनस जब उधर गया तो प्लस हो गया ना, ये माइनस यहां था, जब इधर गया तो प्लस हो गया ना। अरे, अरे देखिए यहां पे ये माइनस था, तो ये माइनस जब उधर, ये यहां माइनस था तो जब उधर गया तो प्लस हो गया। हाँ देखो, सुन लो, तीन बेसिक सुनो, पहले क्वेश्चन को फिर से सुनो। इसमें कोई फार्मूला नया नहीं लगेगा, इसमें बस बातों का मैनिपुलेशन थोड़ा सा होगा। इधर देखिए, ये कंडीशन दिया है, एक कंडीशन दिया है, एक कंडीशन दिया है ना। देखो भाई इधर, तो इन तीनों कंडीशन से ये तीन इक्वेशन बन गए, ये तीन बन गए। और फिर क्या किया, इसको इससे इक्वेट किया तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया ना। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां 2r आ गया, इसको इससे इक्वेट कर दिया, इससे इसको इक्वेट कर दिया, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, तो p और q के टर्म में इक्वेशन आ गया। और फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद p और q का रेशियो आ गया। बात समझ में आ गई? और फिर इसी तरीके से r का रेशियो भी आ जाएगा।
इसी तरीके से पी और आर का भी रेशियो आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन में कोई बात होगी, उसमें टाइम लगेगा, वो चीजें हम साफ हैं। कहाँ से बता दें, बताइए। हाँ बताइए बताइए कहाँ से। हाँ, एक मिनट बोलिए नहीं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां तक आपने सही किया है, पक्का सही किया है, कच्चा नहीं होना चाहिए। 4 क्यू फोर क्यू स्क्वायर से खा लिया। अब ये आ गया, हाँ ये आ गया 3p² और -4 पी क्यू कॉस थीटा, ये आ गया। तो माइनस, बोलिए नहीं, बोलो नहीं बेटा, -4 PQ और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से पुट किए, Q अपॉन -2p। तो क्या आ गया, Q अपॉन -2p। तो ये इसको काट लिया, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2Q² आ गया बराबर 3p²। अब समझ में आ गया, ये भी था। क्लियर है ए बेटा, कैलकुलेशन था वो। तो इस तरीके से करके होगा, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपको उससे वो दूसरा रेशियो भी आ जाएगा। थोड़ा सा मैनिपुलेशन आगे पीछे है, तो टाइम भी तो पर्याप्त मिलता है, बिल्कुल टाइम मिलता है। नीट की तरह टाइम थोड़ा मिलता है, वहां तो 30% आराम आराम से सो के कर दीजिए, बस हो गया आपका। नीट में तो पेपर ऐसे करते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे करते हैं। थोड़ी देर भी अगर कंसंट्रेशन दाएं बाएं हुआ तो बाहर हुए। और एडवांस में तो 50% भी एकदम बढ़िया से अगर आता है तो इत्मीनान से सो कि आप गहराई में सोचना जानते हैं, आगे पीछे मैनिपुलेट करना जानते हैं, तो काम बन जाता है। आसान है, ज्यादा आसान, ठीक है ना। बात समझ में आई, हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब क्या है अगली बात, अगला क्वेश्चन देखिए, फट से देखिए, 15-20 मिनट है अभी। इफ 5 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ओड़ी बाबा, ये क्या, इसको सेट करिए, ये सेट करिए, कैसे हो रहा है ये, इसको फिक्स कर दीजिए, इसको फिक्स करिए, अगल बगल खत्म करिए। हाँ ये, अब छोड़ दीजिए, अब जाइए। If 5 consecutive sides of a regular hexagon represent 5 unit vector acting in the same sense, find their resultant vector taking first side on the x-axis। खूब गौर से देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन समझ गया, कौन करेगा। अगर 5 कंसेक्यूटिव साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना। हाँ, हेक्सागन मतलब रेगुलर फिगर ऑफ 6 साइड्स, और रेगुलर हेक्सागन मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, बस यही बात होती है ना। तो इफ 5 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन रिप्रेजेंट 5 यूनिट वेक्टर, यानी कि उस हेक्सागन का एक साइड की लेंथ कितनी है, 1 है, यूनिट वेक्टर है, यानी हर साइड की लेंथ 1 है। और हेक्सागन के किन्हीं भी दो साइड्स के बीच एंगल कितना होता है, हाँ 120 डिग्री। बात समझ में आ रही ना। अब कह रहा है एक्टिंग इन द सेम सेंस, एक्टिंग इन द सेम सेंस, हाँ कोई भी सांस, साइक्लिक एंटी साइक्लिक, एक ही ऑर्डर में, कैसे भी एक्टिंग इन द सेम सेंस। फिर फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर टेकिंग फर्स्ट साइड ऑन एक्स एक्सिस। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए जब एक साइड कहां है, फर्स्ट साइड कहां है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन को खूब इत्मीनान से पढ़िए, खूब इत्मीनान से पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए। एक हेक्सागन है, उसके 5 कंसेक्यूटिव साइड, तो हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, तो 5 ही साइड बता रहा है। एक साइड ओपन रहेगा और वही रिजल्टेंट होगा, कौन सा लॉ है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटा, बोलो भाई। तो अब देखो 5 कंसेक्यूटिव साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, और उसमें कह रहा है कि टेकिंग फर्स्ट साइड ऑन एक्स एक्सिस, पहली साइड कहां है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये ऐसे होगा, इतना बड़ा यूनिट वेक्टर बना दिया मैंने।
तो मजा नहीं आएगा, तो ठीक से हो नहीं पाएगा। देखिए ए ऐसा पहला साइड थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, दूसरा साइड ए, दूसरा साइड ऐसे, देखिए ए ऐसे ऐसे, तीसरा साइड ए ऐसे। बात समझ में आ रही है ना बेटा? चौथा साइड, चौथा साइड इसका ए ऐसे। बात समझ में आई? और पांचवा साइड ए ऐसे। देखो एक एक शब्द को ध्यान से देखो। कह रहा है 5 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेगुलर, इधर देखिए, कह रहा है 5 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर यानी कि सब साइड्स बराबर हैं। हेक्सागन मतलब कि उसका टोटल नंबर ऑफ साइड 6 है। तो 6 में से 5 साइड, 6 में से 5 साइड यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 में से 5 साइड यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर साइड की लेंथ क्या है? 1 है। तो छठे साइड की लेंथ क्या होगी? छठे साइड की लेंथ क्या होगी? 1 ही होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो हर साइड की लेंथ बराबर होगी। तो एक्टिंग इन द सेम सेंस, तो सेम सेंस का मतलब है एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। यहां तक की बात चलो समझ गए? एक ही ऑर्डर में है ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर लीजिए, दोनों सही है। बात समझ में आ रही ना? ऐसे, इस तरह से है, इस तरह से है। इतनी बात तो आपको दे दिया, इतनी बात तो इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। दिस इज गिवन, दिस दे हैव गिवन। नाउ दे आर आस्किंग, नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप पॉलीगन लॉ से जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ए होगा। रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ये होगा ना, ये आर होगा रिजल्टेंट। और ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि ये भी एक साइड ऑफ द पॉलीगन है, और हर साइड यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये रिजल्टेंट होगा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम बता चुके हैं ना? अच्छा, अब देखिए, इस वेक्टर को बताना है कि ये वेक्टर कितना होगा। ये वेक्टर, इधर देखो बेटा, बीच में नहीं बोलो, है? बता देंगे? कौन बताएगा? इस वेक्टर को बताना है कि ये वेक्टर कितना होगा, कौन बताएगा? ये बता रही है 1/2 i प्लस √3j कैप। 1/2 i प्लस √3j कैप, ये बोल रही है ना? ये बोल रही है। सॉल्व कर लिया आपने? पता नहीं गलत क्यों होगा, जब आप सही करेंगे तो सही होगा। अच्छा, अब देखिए, इनकी बात मैं चेक कर लेता हूं। बे बीच में नहीं बोलो यार, इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, यहीं प्रिपेयर कर लो, ये इन्वॉल्व वहीं प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना? फिर दोबारा ना देखना पड़े। एक एक बारीकी को देखो, एक एक बारीकी को देखो, मतलब ये क्वेश्चन तुरंत दोबारा है, तुरंत रिफ्लेक्स में आ जाए। मैं बता रहा हूं ना, 5 बार जिसने वो लगा लिया तो एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत ब्रिलियंट नहीं चाहिए। अगर 5 बार किसी ने कंप्लीट कर दिया मेहनत करके, तो एवरेज बच्चा भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो गौर से देखिए इसको। अब देखिए, पहला वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग था? एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो हर साइड की लेंथ कितनी होगी? 120 होगी। तो यानी ये भी 120 है, ये भी 120 है। इसका मतलब ये कितना है? 60। यहां तक की बात चलो समझ गए? समझ गए? अब आप निकाल लीजिए, ये वेक्टर है, इसका लेंथ 1 है, और ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। ये वेक्टर है, देखिए वेक्टर है, शिफ्ट हो गया। ये वेक्टर है जिसका लेंथ 1 है और एंगल 60 है। तो इसके दोनों प्रोजेक्शन निकाल लीजिए, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव वाई की ओर होगा, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये आंसर गलत है बेटा, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। हाँ, तब सही हो सकता है, चेक कर ले रहे हैं, तब सही हो सकता है। तो अब इसको हम निकाल रहे हैं, इस
इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट निकाल लिए, एक्स और वाई के अलोंग, तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 cos 60 डिग्री, 1 cos 60 डिग्री और माइनस आई, ठीक है ना, 1 cos 60 डिग्री माइनस आई, क्योंकि आई की ओर है, देखो इधर देखो माइनस आई, बात समझ में आ रही है, और ऊपर की ओर कितना है, प्लस 1 sin 60 डिग्री और प्लस जे, ये आंसर होगा आपका। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos 60 कितना होता है, sin 30, यानी -1/2 आई और प्लस sin 60 क्या है, √3/2 जे, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1/2 बाहर ले लेंगे तो -i प्लस √3 जे। इनका देखते हैं, 1/2 बाहर ले लिए, बहुत सही, -i बहुत सही, √3 जे बहुत सही, तालियां, बहुत अच्छा। ऐसे ही फास्ट कैलकुलेट कर लीजिए आप, समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, देखो मतलब बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है, एक एक टर्म क्लियर है, एक एक बात क्लियर है, पूरी पिक्चर दिमाग में क्लियर है, बोलिए, देखिए, सुनिए सुनिए, अब से 7 to 8 डेज के अंदर, अब से 7 to 8 डेज के अंदर एडवांस की क्लास चालू हो गई है, तो अब से 7 से 8 दिन के अंदर मैं सारे सवाल इसके लगा डालूंगा, और नीट वाले तो मैं सारे उसके लगा ही चुका हूं, कंसेप्चुअल बचा है, जो फंसा है वो पूछ लीजिए, तो उसका तो 100% हो गया, ये 100% 7 से 8 दिन के अंदर मैं सारे लगा दूंगा। अब इसको लगा के एक एक सवाल को दोहरा दीजिए, फिर मैं आपसे बता रहा हूं, कहीं से कोई सवाल आए मैथमेटिकल टूल और वेक्टर में से, कहीं से आप लोग उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, उड़िया देंगे उसको, उड़ जाएगा सवाल है। और ऐसे आप 5 चैप्टर कर दीजिए तो छठे से बहुत मेहनत नहीं करनी है, फिर आपका फोकस एंड फ्लो कंट्रोल बन जाएगा, ठीक है ना, बोलो भाई, बोलो, बताओ, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल है कि साइकिल चलाना मुश्किल है, साइकिल चलाना सीख गए तो मोटरसाइकिल भी आ जाएगी, तो कार भी आ जाएगी, तो सब आ जाएगी, पहले तो वही मुश्किल है ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन ए, अरे बाप रे चीटी, ये चीटी वाला सवाल तो पूछा था किसी लड़के ने हमसे बाहर, वो लड़का आया नहीं, पहले दिन पूछा था, ये चीटी लेके आया था, चीटी से कटवा रहा था मुझे, तुम ही पूछे थे, चीटी से कटवा दिए थे पहले ही दिन है। तो देखो क्वेश्चन देखो मेरे से, 4 एंड्स यानी 4 चीटियां, सवाल समझिए, 4 एंड्स यानी 4 चीटियां, 1 2 3 एंड 4, 4 चीटी हैं, चीटी, और चीटियों का काम क्या होता है, काटना ही नहीं होता है, खान पान भी अपनी बिल में ले जाना। तो एक इतना देखिए, सुनिए, एक इतना बड़ा चावल का दाना होता है, देखो भाई, इतना बड़ा चावल का दाना होता है तो एक चींटी नहीं ले आ पाती है, कई चींटियां मिलकर ले जाती हैं। तो देखो 4 एंड्स 1 2 3 एंड 4 आर पुलिंग अ ग्रेन, एक ग्रेन है, गेहूं का दाना या चावल का दाना मान लीजिए, इसको 4 चींटियां खींच रही हैं, 4 चींटियां 1 2 3 और 4 खींच रही हैं। तो देखिए एक चींटी, एक कहां है, एक कहां है बेटा, ये वाली है, ये एक है, और ये वाली कौन सी है, 2 है, एक इधर खींच रही है, 2 इधर खींच रही है, और 3 इधर खींच रही है, 3 वाली कहां है, इधर खींच रही है, और देखो बोलो, और 4 वाली इधर खींच रही है, बात समझ में आ रही ना। एक गेहूं का दाना है, देखो मैं एक बात बताऊं, सही बात बता रहा हूं, विश्वास मानो, एडवांस का हैंडल करना ज्यादा आसान है, धीरे धीरे चलो, देखो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी भी रिवाइज नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा थ्योरी भी आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ती है, और नीट में तो हमेशा थ्योरी रिवाइज करनी है, कुछ भी मिस हो गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी मिस हो गया, इसमें मोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको हैं, प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए तो आपका काम बनता है। देखिए 4 चींटियां एक गेहूं के दाने को खींच रही हैं, एक खींच रही है उधर, चल उधर, दूसरी खींच रही चल उधर, तीसरी खींच रही चल इधर, चौथी खींच रही चल इधर। तो हमको तो पहली बात यही नहीं विश्वास है कि चींटियां हैं, क्योंकि चींटियां तो एक डायरेक्शन में खींचती हैं,
उनमें यूनिटी होती है। अगर 4 इंसान होते तो मैं मान लेता, इंसान मान के कर लेते, चीटी मत मानिए। समाज में एक काम को 4 लोग चार तरीके से खींचते हैं। चीटियां तो एक दिशा में खींचती हैं, चीटियां तो एक दिशा में खींचती हैं। चीटियों को बदनाम करने की ये क्या है, साजिश है। ये चीटियां नहीं है। चीटियां, जानवर ज्यादा वफादार होते हैं। देखिए इधर देखिए, चीटियों को बदनाम किया जा रहा है, मैं नहीं मानने को तैयार हूं। अब आगे देखिए, फिर कह रहा है फाइंड फोर्स एफ इफ द ग्रेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द अबव फोर्सेस। इन फोर्सेस के एक्शन से ग्रेन इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी ग्रेन मूव नहीं करता है। तो ग्रेन इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इक्वल फोर्स में नेट फोर्स 0 होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? नेट फोर्स 0। ये कौन से इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? ट्रांसलेशन की रोटेशन? ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि रोटेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? बहुत अच्छा है, ट्रांसलेशन। और रोटेशन की क्या कंडीशन है? हैं? 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 कस के बोलिए। हैं? नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट क्लॉकवाइज टॉर्क नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर 0 होगा, तो बॉडी का रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। देखो इधर देखो, कोई भी बॉडी का एक जगह स्थिर रहते हुए भी घूम सकती है। जैसे पंखा घूम रहा है ना, ये पंखा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पे है लेकिन रोटेशन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसीलिए घूम रहा है। टॉर्क लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? अब आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड फोर्स एफ इफ द ग्रेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये एफ फोर्स पूछ रहा है। ये फोर्स तो 3 न्यूटन दिया है, ये फोर्स 2 न्यूटन दिया है, ये फोर्स 1 न्यूटन दिया है, और ये फोर्स पूछ रहा है। तो बताओ कौन लगा लेगा? बस हाथ उठा दो जो लगा लेगा। बताइए भाई। ये देखिए कितना बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। देखिए ध्यान से इसको देखिए। बताइए एफ फोर्स कैसे निकलेगा? कैसे निकालोगे? हम्म 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 बस सीधी सी बात करिए कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी 0 और नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस शुड बी 0। जब इसको करेंगे तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे और एफ की वैल्यू आ जाएगी। 2 इक्वेशन बनेंगे और एफ की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो बेटा? अच्छे समझ रहे हो? तो देखो इधर देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए। ये फोर्स एफ है। अच्छा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है। ये दोनों फोर्सेस, ये 30 डिग्री है, ये एक ही लाइन में है क्या? फिगर देखिए, एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में होगा तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। फिगर देखिए, ठीक बनाया, ऐसे किताब में भी ऐसे है, ठीक प्रिंट है। तो ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स को बैलेंस करो। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट इधर का फोर्स कितना है? 3 cos 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री और प्लस 2 sin 45 डिग्री। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है? ये है। ठीक। अब ये बराबर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है? एक तो ये फोर्स है 1 न्यूटन,
और दूसरा कितना है, एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री। बात समझ में आ रही ना। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व करोगे तो cos 30 कितना होता है, साइन 60, साइन 60, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 30 कितना होता है साइन 60। अब इसी को सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, f की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड द फोर्स f, तो f की वैल्यू, हाँ चलिए ठीक है, x कंपोनेंट आएगा तो इसी तरह से आप y कंपोनेंट निकाल लीजिए, और y कंपोनेंट निकाल लिए तो xi प्लस वाई जे, ठीक है ना, xi प्लस वाई जे। एक बात देखिएगा कि x के साथ माइनस आई पुट करिएगा और y के साथ माइनस जे, क्योंकि इस फोर्स का जो कंपोनेंट इधर है वो भी निगेटिव है और इधर जो है वो भी निगेटिव है। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आपको फोर्स पूछा है ना, तो आई जे के टर्म में पूछा होगा। तो अब आप एक काम करिए, सुनिए, इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं ना पूछा है, आपको फोर्स पूछा है, यानी आई जे के टर्म में आपको करना है। तो आई जे के टर्म में करना है तो आप इसको ऐसे करिए, देखिए देखिए, ये आ गया 2 cos 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री, 2, इसको देखिए मैं बताऊं, इसको ऐसे कट करिए। पहले हमको फोर्स एफ निकालना है, फोर्स एफ निकालना है, तो इसको करिए कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर रहे हैं। तो एफ कॉस 30 डिग्री आई, एफ कॉस 30 डिग्री आई प्लस माइनस आई, -1 आई या माइनस आई, एक ही बात है, ठीक है ना, और प्लस 3 cos 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री आई, 3 cos 30 डिग्री प्लस आई, ठीक है ना, और प्लस 2 cos 45 डिग्री प्लस आई। बात समझ में आ रही ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो आपका f की वैल्यू निकल आएगी, f का i कंपोनेंट क्या है निकल आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से f का j कंपोनेंट निकाल दीजिए, फिर xi प्लस वाई जे कर दीजिए। बात समझ में आ रही ना। फोर्सेस को x y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स ऑन x एक्सिस भी 0 है, नेट फोर्स ऑन y एक्सिस भी 0 है। तो इस तरीके से x y कंपोनेंट निकाल लीजिए और दोनों को फिर फोर्स को xi प्लस वाई जे के रूप में रख दीजिए, हो जाएगा ना, बोलिए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। अब श्री गणेश हो गया है, थोड़ा जिस दिन श्री गणेश हो गया उस दिन थोड़ा मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो लेकिन श्री गणेश हो गया है, तो अब श्री गणेश हो गया है तो अब इसका पूरा लोड हो जाएगा विद इन 5-6 डेज हर क्वेश्चन। और इसके अलावा शीट के अलावा क्वेश्चन मत ट्राई करिएगा, अगर हो भी गए हैं तो और चैप्टर करिए, और सबमिट करिए, और चैप्टर पढ़ लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है ना। उसी रेफरेंस फ्रेम में सोचना है। समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? कितना % समझ में आया है, कितना %? तब तो बहुत अच्छा है बेटा, तब तो आया होगा इतना, तब तो बहुत अच्छा है। आप अपना बताइए, उतना ही आप बताइए अपना, जो आईआईटी वाले हैं बताइए, एकदम क्लियर रहा। और जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो रिवर्स करके देख लेंगे, रिवर्स करके देख लेंगे, पीछे तो 100% ही समझ में आया होगा।
समझ में आया एकदम? ये चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। एन इंसेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक इंसेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है? आर है। यही ना कह रहा है, एन इंसेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यही ना कह रहा है? बोलो बेटा। इफ इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा, एक मिनट रुकिए, ये बाद में होगा, आज नहीं हो पाएगा, थकान लग रही है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, हमको इसके बाद बैंक जाना था, तो वो मैं कह रहा हूं, अपने आप से कह रहा हूं कि बाद में होगा। ये सवाल लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बंद कर दे रहे हैं ना। तो देखिए, एन इंसेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एन इंसेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये बात समझ में आई? कोई बहुत बड़ी बात है? बोलो बेटा। एक कीड़ा है, कीड़ा, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और जिसका रेडियस क्या है? आर है। बहुत बड़ी बात है, टिपिकल है, टफ है, ऐसे है। अब कह रहा है इफ इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा, अगर वो थीटा एंगल रोटेट करता है, देखिए देखिए ऐसा है, इंसेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर पे। देखिए इंसेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर पे, अगर वो थीटा एंगल रोटेट करता है, अगर वो थीटा एंगल रोटेट करता है, इफ इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा, ठीक है ना? सॉरी, देखिए, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट मींस एस बराबर डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, सुनिए। पहले वो मान लिए यहां था, पहले वो मान लिए यहां था, तो अब यहां से पहुंच गया यहां, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है, डेल्टा एस पूछ रहा है। यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो इधर देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर ये वेक्टर है R2 और ये है R1, तो डेल्टा एस बराबर कितना होगा? R2 माइनस R1। यहां तक की बात सब लोग समझ गए? समझ गए? तो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट मींस डेल्टा एस बराबर आर, वेयर आर इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यही पूछ रहा है, वेयर आर इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यही पूछ रहा है। तो निकालिए, गौर से देखो, तो निकालिए। अब देखिए, सर्कुलर पाथ रेडियस आर पे घूम रहा है, तो R2 वेक्टर क्या होगा? R2 वेक्टर क्या होगा? R cos थीटा आई और प्लस R sin थीटा जे। R2 वेक्टर यही ना होगा? R2 वेक्टर क्या होगा? R cos थीटा आई, क्या, इधर देखो, R2 वेक्टर क्या होगा? R, ये लेंथ R है, R cos थीटा आई प्लस R sin थीटा जे। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, और R1 वेक्टर क्या होगा? आर आई। R1 वेक्टर क्या होगा? आर आई, ठीक है ना? ठीक। अब देखो, डेल्टा एस निकालना है, और डेल्टा एस क्या है? R2 माइनस R1, तो यानी R cos थीटा माइनस आर आई, माइनस आर आई, ठीक है ना, और प्लस R sin थीटा, R cos थीटा माइनस आर आई प्लस R sin थीटा, यही डेल्टा एस वेक्टर हो जाएगा। डेल्टा एस वेक्टर क्या है? R2 माइनस R1। देखिए, तो R2 माइनस R1 ये हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आंसर बताइए, आंसर मैच कर गया? आंसर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। ये कैसे आएगा आंसर? ये आ ही नहीं सकता है, गलत है। अच्छा, ये बोल रही है आंसर दिया है 2R sin थीटा बाई 2, तो ये मैग्नीट्यूड दिया है। वो जो, सुनिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं दिया है, रुक जाइए, पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और आंसर दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन दिया है, तो ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन क्या होगा? ये वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे। देखो जल्दी देखो, लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो ये वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, तो कोई वेक्टर अगर इस तरीके से होता है, अगर कोई वेक्टर इस तरीके से होता है एक्स आई प्लस वाई जे, तो क्या होता है?
ये x होता है और ये y होता है, ये होता है ना। तो अगर उसका वो एंगल थीटा बनाता है तो tan थीटा बराबर कितना होता है, y बाई एक्स होता है ना। तो डायरेक्शन यहां भी निकालिएगा तो y बाई एक्स यानी r साइन थीटा बाई r cos थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस दिया है ना, बोलो भाई डायरेक्शन कहां से दिया है, विद एक्स एक्सिस दिया होगा, विद एक्स एक्सिस। जल्दी देखिए आंसर, डायरेक्शन विद क्या है, आंसर तो कम से कम कायदे से पढ़िए। देखिए इधर देखिए कौन सा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, रुक जाइए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2 है, रुक जाइए, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2। तो वो तो ऐसे निकल ही जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर कॉस थीटा माइनस आर होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और प्लस आर स्क्वायर और माइनस ट्वाइस आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा को पुट कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो आंसर आ जाएगा। देखो भाई वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नीट वाले जो एक दो बच्चे हैं, चार बच्चे, वो घबराएंगे नहीं, ठीक है ना, उनका बहुत इजी आएगा, हो गया बस खत्म हो गया। तो ये आंसर ये आ जाएगा। अब tan अल्फा बराबर इतना आ जाएगा, तो इसको आर कट गया, और साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, बस हो गया सर। 2 साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा माइनस 1 को आप पुट कर दीजिए, कॉस थीटा माइनस 1 को क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये कट गया, अब साइन थीटा बाई 2 इससे कट गया, 2 कट गया, तो ये हो गया कॉट माइनस कॉट थीटा बाई 2, क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2, यहां से क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा बाई 2, tan पाई प्लस थीटा बाई 2। तो इसका मतलब एंगल विद एक्स एक्सिस आ गया पाई प्लस थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही ना, एंगल भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। सबको समझ में आया बेटा, बोलो एकदम क्लियर हुआ। हाँ, पीछे वाले जो 100% समझ रहे हैं वो 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, जो 100% जा रहे हैं वो, बाकी जो 80% वाले हैं उनमें से भी निकलेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आज बंद कर रहा हूं।